नेक्स्ट टॉपिक इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ओके, नाउ व्हाट इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप 12th स्टैंडर्ड में ये चीज़ पढ़ के आए हैं कि जब भी किसी मेटल सरफेस पर एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करवाया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट करवाई जाती है, तो मेटल में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ फोटो प्लस इलेक्ट्रिक, यानी कि जब फोटोन गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे और जब वो इलेक्ट्रॉन सर्किट में ट्रैवल करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी, दैट वुड बी फोटो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ इन दिस सेक्शन we will cover all the experimental results of photoelectric effect. Then we will analyze the photoelectric effect on the basis of classical concepts, and then we will go for the quantum concept, because classical concepts जो हैं वो photoelectric effect के experimental results को explain नहीं कर पाएगा. Then we will move towards the quantum mechanics. Okay, तो सबसे पहले हेल्विश, लेनार्ड और उनके कॉलीग्स ने ये चीज़ प्रूव किया था कि जब भी किसी मेटल के सरफेस पर अल्ट्रावायलेट रेज गिरती है तब उन मेटल सरफेस में से कुछ चार्ज पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। ओके, और लेनार्ड ने 1900 में उन चार्ज पार्टिकल्स का Q/m यानी कि चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया, और जब वो कैलकुलेट किया तो वो चार्ज टू मास रेशियो जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर आया। तो ये कंक्लूड किया गया कि मेटल सरफेस के ऊपर जब भी अल्ट्रावायलेट रेज या किसी फ्रीक्वेंसी का वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं। ओके, दिस इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, now what would be the definition of photoelectric effect? Whenever a light of frequency more than a definite frequency, that is the threshold frequency, this concept will be discussed later, is made to incident upon a metal surface, किसी metal surface पर जब इसे incident करवाते हैं, electrons get emitted through the metal surface, उस metal surface से electrons जो है वो emit होते हैं। This phenomenon is known as photoelectric effect, and सो एमिटेड इलेक्ट्रॉन, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होकर बाहर निकले हैं उन्हें हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एंड इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सर्किट में, सिस्टम में जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज़ नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, एंड द मेटल सरफेस जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होकर बाहर निकल रहे हैं दैट सरफेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटर। ओके, सो जब भी किसी धातु पृष्ठ यानी मेटल सरफेस पर एक डेफिनेट आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का लाइट, प्रकाश डाला जाता है तब धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, और इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट मिल रही है, जो धारा मिल रही है, उसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ओके, और जिस मेटल सरफेस से, जिस धातु से प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उन धातु को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक। ओके, नाउ व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स P1 एंड P2। P1 जो है वो तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटर का काम करेगी और P2 जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर का काम करेगी। ओके, कंसिस्ट ऑफ अ माइक्रोमीटर, वोल्टमीटर, अ की, दिस इज द पोलैरिटी चेंजर, हिंदी में इसे बोलते हैं दिक् परिवर्तक, और इसकी सहायता से हम पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। और प्लेट पर अप्लाइड पोलैरिटी को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, जो प्लेट्स हैं इन्हें हम वैक्यूम ट्यूब के अंदर इन दोनों प्लेट्स को रखा जाता है। ठीक है, P1 और P2 के बीच में कितना वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हुआ है इसे हम इस वोल्टमीटर की मदद से मेज़र कर सकते हैं, और दिक् परिवर्तक यानी कि ये जो डायरेक्शन चेंजर है, पोलैरिटी चेंजर है, इसकी सहायता से हम P1 और P2 के बीच में लगाया गया जो पोटेंशियल है उसकी डायरेक्शंस को भी बदल सकते हैं। ओके, नाउ दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब हो क्या रहा है इसमें, जब एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करवाई जा रही है तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एमिट होंगे, और बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, और अगर इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज लगा, पॉजिटिव पोटेंशियल लग रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो एक सर्किट पूरा होगा और इस वजह से करंट फ्लो होगी, एंड दैट करंट वुड बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। नाउ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वॉज, जब हम इन P1 और P2 के बीच में लगाए गए
वोल्टेज डिफरेंस और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से मिलता है। कि नाउ वी विल कंसीडर, यहाँ इंटेंसिटी ए और इंटेंसिटी बी का क्या मतलब है, हम एक डेफिनेट फ्रिक्वेंसी की ही वेव लेंथ, एक डेफिनेट फ्रिक्वेंसी की ही वेव की अलग अलग इंटेंसिटीज़ ले रहे हैं, यानी अलग अलग तीव्रता ले रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, जब प्लेट P2 पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल की कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो है वो पहले बढ़ती है और बढ़ने के बाद में फिर वो क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है, यानी कि संतृप्त हो जाती है। ओके, लेकिन जब प्लेट P2 को नेगेटिव पोटेंशियल पर रखते हैं तो करंट की वैल्यू जो है वो सडनली ज़ीरो नहीं होकर धीरे धीरे ज़ीरो होती है और फिर एक पॉइंट पर जाने के बाद में फोटो इलेक्ट्रॉन करंट की वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है। इसका क्या रीज़न है, देखिए जब भी हम प्लेट P2 को नेगेटिव पोटेंशियल पर रखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज हैं। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और सामने इनको नेगेटिव पोटेंशियल दिख रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिपेल होंगे, यानी कि प्रतिकर्षित होंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होंगे तो उस वजह से करंट की वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज पहले जब पॉजिटिव कंडीशन में, जब प्लेट पर पॉजिटिव था तब 100 इलेक्ट्रॉन्स इधर जाके कैप्चर हो रहे थे तो हमें 100 इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग करंट मिल रही थी। लेकिन अब हमने इसका पोटेंशियल घटाकर माइनस में ले गए हम, और जब हम नेगेटिव पोटेंशियल ले जाएंगे तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अब रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। तो अब 100 की बजाय सिर्फ 80 इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ तक पहुँच रहे हैं। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम पहुँच रहे हैं तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। ओके, तो ये हमने डिक्रीमेंट को तो शो कर दिया। नाउ द रीज़न इज़ दैट अचानक से करंट ज़ीरो क्यों नहीं हो जाती है, इसका क्या रीज़न है। देखिए अगर हमने यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल लगा भी दिया तो भी कुछ हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी, जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पोटेंशियल होने के बावजूद भी यहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुँच जाते हैं वो करंट में कंट्रीब्यूट करते हैं और इस वजह से करंट की वैल्यू जो है, फोटो इलेक्ट्रॉन करंट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल लगने पर भी सडनली ज़ीरो नहीं होकर धीरे धीरे ज़ीरो होती है। तो हम क्या करें, इसका नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करें। जैसे पहले वाली केस में सपोज माइनस का 50 वोल्ट था, अब हमने माइनस का 100 वोल्ट्स कर दिया तो क्या होगा, प्रतिकर्षण जो होगा वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो यहाँ से निकल रहे हैं लेकिन सामने नेगेटिव प्लेट पर माइनस का 100 वोल्ट का इनको नेगेटिव पोटेंशियल दिख रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा इस प्लेट से प्रतिकर्षित होंगे। ओके, तो अब क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी हैं भले, लेकिन फिर भी वो इस प्लेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब एक भी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर नहीं पहुँचेगा तो करंट नहीं बनेगा, और करंट नहीं बनेगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन करंट की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। ओके, दिस वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल इज़ नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि ये अब इस प्लेट पर लगाया गया जो विभव है, जो ऋणात्मक विभव है, जो नेगेटिव पोटेंशियल है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लगाया गया नेगेटिव पोटेंशियल जो है अब ये टोटली स्टॉप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं आने दे रहा है। ओके, चाहे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी भी ज़्यादा हो लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पा रहा है। दिस इज़ नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल कंसेप्ट। ओके, सो दैट इज़ दिस वैल्यू। Okay, so what would be the definition of stopping potential? The value of negative potential at collector plate for which no electron reaches to the plate P2। प्लेट P2 पर लगाया गया वो नेगेटिव पोटेंशियल जिससे एक भी इलेक्ट्रॉन जो है वो संग्राहक प्लेट पर नहीं पहुंच पा रहा। इवन इलेक्ट्रॉन हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी कलेक्टर प्लेट पर नहीं पहुंच पा रहा है, वो वैल्यू कहलाती है संग्राहक, वो वैल्यू कहलाती है निरोधी विभव और इसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, अब देखिए, ऑब्जर्व कीजिए इस ग्राफ को। हमने एक इंटेंसिटी वाला लिया, हमने लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया और एक दूसरी इंटेंसिटी पर भी ग्राफ को ड्रॉ किया। ओके, अब क्या हो रहा है, डू ऑब्जर्व हेयर दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। ओके, दो स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड
ऑन इंटेंसिटी, ओके, फॉर अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। एक ही फ्रिक्वेंसी की लाइट की दो इंटेंसिटीज़ पे अपन ने ये ग्राफ किया। इंटेंसिटी को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे फ्रिक्वेंसी तो एक ही है, इंटेंसिटी का मतलब पर यूनिट सेकेंड। इस वाली वेव के लिए पर यूनिट सेकेंड जो है वो 100 फोटोन्स मेटल सरफेस पे गिर रहे हैं, और इंटेंसिटी बढ़ा दी, यानी कि अब पर सेकेंड जो है वो 200 फोटोन्स जो है वो गिर रहे हैं। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 100 फोटोन गिर रहे हैं तब उस हिसाब से करंट मिलेगी। जब 200 फोटोन्स गिर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही एमिट होंगे और उस हिसाब से अपने को करंट मिलेगी। इसलिए इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू तो बढ़ती है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो डिपेंड नहीं करती है। ओके, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो किसी एक डेफिनेट फ्रिक्वेंसी पर लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, नाउ द रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वॉज, द फर्स्ट रिजल्ट वॉज एट कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी, यानी कि एक निश्चित आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंसिडेंट वेव की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। यानी अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। ओके, सो इट वुड बी लाइक दिस इज इंटेंसिटी of light and this is photoelectric current. okay, so अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, बट फॉर अ कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी। एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश विद्युत धारा की वैल्यू भी बढ़ती है। ओके, द सेकेंड रिजल्ट वॉज, जो अभी हमने पढ़ा, एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि इंसिडेंट लाइट की कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, सो द सेकेंड रिजल्ट इज एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि निरोधी विभव जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन intensity of incident light. ओके, दैट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल से क्या चीज़ मेजर हो रही है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका मेजर है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ही तो मेजर है, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की कंडीशन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पाता। यानी कि अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी तो उसको अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी मालूम पड़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, इसका ये मतलब हुआ दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डजंट depend on intensity. Okay, now our third result was stopping potential depends on frequency of incident light. Okay, फ्रीक्वेंसी अगर हम बदल देंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो भी बदलेगी। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल? द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज गिवन एज ए न्यू प्लस बी। ओके, वेयर ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट्स। ए जो है वो फोटो एमीटर के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन बी जो है वो फोटो एमीटर की मटेरियल पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल ले रहे हैं। ओके, नाउ स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से मिलता है हमें। दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड इट इज़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, और वो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से मिलता है। ओके, दिस इज़ फॉर सीजियम, दिस इज़ फॉर सोडियम। मटेरियल पे डिपेंड करता है। ओके, अगर हम मटेरियल बदलेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है
वो भी बदलती है, फ्रिक्वेंसी बदलेंगे तो भी इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होगी। ओके, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इफ x इज 0 तो y बराबर एम एक्स प्लस सी के हिसाब से तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है। कंसेप्ट को हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, हम ये कह रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंसिडेंट वेव की फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेव। ओके, ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इनडायरेक्टली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ही मेज़र है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या कर रही है, इंसिडेंट वेव की फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अब नाउ द फोर्थ कंसेप्ट इज देयर वुड बी there would be no emission of photoelectron at frequency less than a particular frequency. Okay, that particular frequency is known as threshold frequency. यानी कि इंसिडेंट वेव की एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी पर किसी भी तरह के फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, जिसे हम बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। अगर हमने इंसिडेंट वेव की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम रखा है तो हमें फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, लेकिन अगर हमने इंसिडेंट वेव की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा रखेंगे तो हमें फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। ओके, यही चीज़ अगर हम वेवलेंथ की बात करें, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करें तो उल्टा हो जाएगा, बिकॉज न्यू इज सी बाय लैम्डा। ओके, सो इसमें क्या होगा, अगर इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा, और अगर इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। द फिफ्थ रिजल्ट वॉज मेटल सरफेस है और ये कलेक्टर प्लेट है। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या था, जैसे ही लाइट मेटल सरफेस पर गिरती है बिना किसी टाइम लैग के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट हो जाते हैं। लगभग 3 × 10⁻⁹ सेकेंड से भी कम समय के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है। इसका मतलब देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ photon and emission of photoelectron. Okay, far we have 5 results of photoelectric effect. That was number, एक बार आप वापस से रिकॉल कर लीजिए। फर्स्ट रिजल्ट जो था वो क्या था, एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी photoelectric current is proportional to the intensity ऑफ द इंसिडेंट लाइट, यानी कि तीव्रता बढ़ाएंगे अगर तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। नंबर सेकेंड थिंग वॉज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि निरोधी विभव की वैल्यू जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ओके, यानी कि एट कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के इंसिडेंट लाइट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो इंसिडेंट की गई वेव की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगा। ओके, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, द थर्ड रिजल्ट वॉज, अगर इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है इसका मतलब फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, तो सो द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और जो वो रिलेशन था वो कुछ इस तरह से था। ओके, वेयर ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट्स, ए की वैल्यू जो है वो फोटो एमीटर के मटीरियल पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन बी की वैल्यू जो है वो फोटो एमीटर मटीरियल पर डिपेंड करती है। ओके, एंड द फोर्थ वॉज द कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, एक डेफिनेट फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी का लाइट अगर आप इंसिडेंट करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा, वो डेफिनेट फ्रिक्वेंसी जो है उसे हम बोलते हैं
वो जो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर वेवलेंथ की बात करूँ तो इफ़ लैम्डा नॉट तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, एंड इफ़ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज़ ग्रेटर देन इफ़ इंसिडेंट वेवलेंथ इज़ ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं होगा। एंड द लास्ट रिजल्ट वॉज देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब फोटोन के इंसिडेंस और फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन गिरता, जैसे ही फोटोन मेटल सरफेस पे गिरेगा, विदिन 3 × 10⁻⁹ सेकेंड्स इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो जाता है। सो दिस वाज द रिजल्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, जो ऑब्जर्व किए गए। अब हम क्या पढ़ेंगे, इन ऑब्जर्व्ड रिजल्ट को क्लासिकल कंसेप्ट से समझाने की कोशिश करेंगे, एंड देन क्लासिकल कंसेप्ट जो हैं उनमें कुछ फेलियर्स हैं, फिर हम इसे क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू, क्वांटम कंसेप्ट के थ्रू हम इसे एनालाइज करेंगे। ओके, नाउ फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स इन अंडरस्टैंडिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग वेव की एनर्जी जो है वो हमेशा वेव की इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। ओके, सो जब भी एक इनफ इंटेंसिटी का लाइट किसी भी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होता है, तब उस मेटल के सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उस वेव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाने चाहिए। यानी कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट होगा उतनी ही ज़्यादा वेव एनर्जी होगी, यानी कि एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंसिडेंट वेव की इंटेंसिटी पर डिपेंड करनी चाहिए। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, द पोटेंशियल stopping potential is independent of intensity. That means the maximum kinetic energy is also independent of the intensity. Okay, classical physics जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की इंटेंसिटी पर इंडिपेंडेंसी को एक्सप्लेन नहीं करता है। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स, वेव एनर्जी यानी कि तरंग ऊर्जा जो है, वेव एनर्जी इज directly proportional to intensity of wave. Okay, so that greater the intensity, greater will be the energy of wave. Hence metallic electrons must absorb this energy and get emitted through the metal surface, and then greater the intensity of incident light, greater should be the maximum kinetic energy of photoelectrons. ओके, इन शॉर्ट हम इसे कैसे समझ सकते हैं, देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स, तरंग की ऊर्जा जो है वो तरंग की तीव्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, सो दैट ग्रेटर द इंटेंसिटी ग्रेटर विल बी द एनर्जी ऑफ वेव। यानी कि जितनी ज़्यादा तीव्रता का प्रकाश होगा, जितनी ज़्यादा तीव्रता की लाइट होगी, उतनी ही ज़्यादा उस वेव के पास में एनर्जी भी होगी। तो ये जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मेटल के सरफेस से बाहर निकल जाने चाहिए। साथ ही साथ जितनी ज़्यादा तीव्रता का लाइट हम गिराएंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी उस वेव के पास में होगी। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर निकलेंगे। तो बाहर निकलने के बाद में उन इलेक्ट्रॉन्स के पास में काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए। कहने का मतलब
क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, दैट इज डायरेक्टली proportional to the intensity of incident light. Okay, but एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं. अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज independent of intensity of light. Okay, now the second failure is that according to the classical physics, जब भी किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट गिर रही है तो वो लाइट जो है वो पूरे मेटल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. ओके, तो डिस्ट्रीब्यूट होने से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को तो ज़्यादा एनर्जी मिलती है और जो नीचे नीचे वाले कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी कम मिलती है. तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जिन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी मिल रही है वो तो मेटल सरफेस से एमिट हो जाते हैं, लेकिन जिन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी कम एनर्जी मिली है उनको मेटल सरफेस से बाहर निकलने में कुछ टाइम ज़रूर लगता है. इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स देयर मस्ट बी टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जब भी धातु पृष्ठ पर प्रकाश डालते हैं तो प्रकाशित क्षेत्र के सभी इलेक्ट्रॉन में जो है वो लाइट एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी कि लाइट जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. तो किसी को तो ज़्यादा अमाउंट मिलता है और किसी को कम अमाउंट मिलता है. ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको इंसिडेंट लाइट का कुछ फ्रैक्शन ही मिल पाता है. तो इसका मतलब लो इंटेंसिटी पर लाइट से इनफ एनर्जी लेकर एमिट होने में इलेक्ट्रॉन को कुछ समय लगना चाहिए, कुछ टाइम लगना चाहिए. लेकिन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट जो है वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है. अकॉर्डिंग टू दैट मेटल पृष्ठ पर, मेटल सरफेस पर लाइट का इंसिडेंस और फोटो इलेक्ट्रॉन के एमिशन में 3 × 10⁻⁹ सेकेंड से भी कम का टाइम लगता है. ओके, एंड द थर्ड फेलियर इज दैट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स वेव एनर्जी यानी कि तरंग ऊर्जा जो है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है. सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स किसी भी तीव्रता का लाइट अगर हम मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करवाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाना चाहिए, चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो. इसका मतलब क्लासिकल फिजिक्स जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कंसेप्ट को नहीं बताता है. ओके, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स बिकॉज तरंग ऊर्जा वेव एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है. दैट मीन्स थ्रेशोल्ड, दैट मीन्स किसी भी तीव्रता, किसी भी इंटेंसिटी का लाइट अगर हम मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करवा रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाना चाहिए. लेकिन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट जो है वो ये है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का लेकिन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स ये हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट वेव, चाहे उसकी तीव्रता कुछ भी हो, अगर हम मेटल सरफेस पर डालेंगे तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा. ओके, सो दीज 3 आर द failures of classical physics. The first failure is that maximum kinetic energy यानी कि इनडायरेक्टली स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. द सेकेंड फेलियर इज दैट टाइम लैग होना चाहिए लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता है. ओके, और द थर्ड चीज इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम का कोई कंसेप्ट क्लासिकल फिजिक्स नहीं देता है, लेकिन एक्चुअल में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट होता है. सो दीज 3 आर द फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स. सो ऑन द कंसेप्ट्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स वी आर अनेबल टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड ऑल द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, तो अब हमें क्या करना है, क्वांटम अप्रोच की तरफ मूव करना पड़ेगा. एंड
Stay tuned for the upcoming session. In the next video, I will discuss the quantum approach to explain the photoelectric effect. Okay, stay tuned. Thank you.